देखेंगे हमारे जो सेना का जो पोस्चर है, अ, आप कंपेयर कर लीजिए एक जो पॉलिसी था हमारा जब बॉम्बे में अटैक्स हुआ था और जब एग्रेशन हुआ था चाइना में, और जिस तरीके से हमारा जवाब दिया गया था उरी अटैक्स में हो या चाइना का जो एग्रेशन है, आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। एक पैसिव स्टेट से हमने ऑफेंसिव डिफेंस का एक पॉलिसी अप्लाई किया है। और आप ये भी देखेंगे कि जो रोड्स कई सालों तक बना नहीं था, चाहे नो चाइना के बॉर्डर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जम्मू कश्मीर में, कल ही आपने देखा होगा जेड मोड जो इनॉग्रेट हुआ है, टनल्स, ये सब पहले ही हो जाना चाहिए था। अब देख रहे हैं कि एक बहुत चेंज आया है, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में मगर ऑल्सो वेपनरीज में। हम लोग एक नेट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स थे, सिपरी के टॉप इम्पोर्टिंग कंट्री था हम लोग। इंडिया नंबर वन रहा है इंपोर्टिंग ऑफ आर्म्स में। आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर्स जो है, बड़े बड़े कंपनी हैं, ऑफ कोर्स डीपीएसयूज तो कर ही रहे हैं, मगर जो प्राइवेट सेक्टर्स आए हैं जैसे भारत फोर्ज, महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एंड एरोस्पेस एंड ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो है वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं। एंड पे एंड पर्क्स में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ में जो है काफ़ी अंतर आया है। जो आप अगर टूर करेंगे नदर्न एरियाज में एंड बॉर्डर्स में, आप देखेंगे जो लिविंग फैसिलिटीज़ है, जो ट्रूप कंफर्ट के आइटम्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब में काफ़ी फ़र्क आया है। अगर पहले ओआरओपी का हिस्ट्री में जाना चाहिए हमें, आपको मालूम होना चाहिए कि 1971 के लड़ाई के बाद में जब थर्ड पे कमीशन बैठाया गया था, एंड तब तक जो है जितने भी सर्विस में रहते थे, जो 6-7 साल के बाद निकाला जाता था, जो सर्विस में रखा जाता था, उनको 70% पेंशन दिया जाता था। एंड 1972 में थर्ड पे कमीशन में बताया गया कि 50% करके वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट सबको दिया जाएगा। यानी कि जो यंग सोल्जर्स, हम आप जानते हैं कि 35-40 साल तक बल्क ऑफ द आर्मी रिटायर हो जाता है। एंड जो एक नायक रिटायर हुआ है 70 में, वो आज के तारीख में अगर उनका पेंशन देखेंगे तो फिर आप एक कप चाय भी नहीं खरीद पाओगे। तो जरूरी था कि एक वन रैंक वन पेंशन होना, बिकॉज सबसे यंग रिटायर होने वाला सर्विस सिर्फ आर्म फोर्सेस का ही था गवर्नमेंट सर्विस में। And जब ये बताया गया कि वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा और उस बेसिस पे पेंशन को 50% कराया गया, तो इसका जो वादा को निभाना सरकार का फर्ज बनता है कि ये एक अगर एक कमिटमेंट दिया है। वो 1970 से लेके 2014 तक उसका कोई बहुत बार बोलते थे वन रैंक वन पेंशन होगा, और जाते जाते यूपीए टू गवर्नमेंट ने बताया था कि 500 करोड़ उन्होंने ईयरमार्क किया है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने रैली में बोला था कि रेवाड़ी में कि हम वन रैंक वन पेंशन का पालन करेंगे and इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे उन्होंने वादा दिया था वैसे उन्होंने कराया, और थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गया। यानी कि जो रिटायर हो रहा है एक नायक या सिपाही, उसका जो बेनिफिट है आज के रिटायरिंग सोल्जर्स के साथ में, मैं खुद उसका बेनिफिशियरी हूँ। थर्ड रैंक, थर्ड बार अपग्रेड हुआ है हमारा पेंशन। काफ़ी फ़र्क है, ये छोटा चिल्लर पैसे नहीं है, 2-3-6 हज़ार रुपए तक हमारा फ़र्क पड़ा है पेंशन में, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। एंड खास करके जो पेंशनर होते हैं हमारे, तो सेवानिवृत्त होने के बाद में कई लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, अनएम्प्लॉयबल नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, बिकॉज उनके एज के लायक काम और ये सब मिलता नहीं। तो वन रैंक वन पेंशन से काफ़ी फर्क पड़ा है, नॉट ओनली फॉर सोल्जर्स, रिटायरिंग वेटरन्स, सेवानिवृत्त लोगों के लिए, बट ऑल्सो द फैमिलीज, विडोज के लिए भी। माई मदर वॉज अ विडो, एंड उनको भी काफ़ी वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिला था, एरियर्स मिला था। तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। एंड आप देखेंगे 70 से लेके 2014 2015 तक इसका इम्प्लीमेंट होने में बहुत सारे टरकाने वाले बहुत थे, हॉलो वर्ड्स देने वाले बहुत थे, मगर इम्प्लीमेंट करने वाला ये जो है एनडीए वन प्रधानमंत्री मोदी के नीचे ही हुआ है। इसमें वो कोई शक नहीं होना चाहिए, और तीसरे बार रिविजन भी मिल गया हमें। देश की सीमाएं आप हम कभी एक एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि 100% सुरक्षित है बोलने के लिए। ऐसे कोई कभी दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं बोल सकता कि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। आपने जो देखा है अक्टूबर 7 में इसराइल में जो हुआ था, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, मगर इसराइल के पास आयरन डोम और ये सब है। आपने अमेरिका में देखा जो 9/11 में हुआ था, हवाई जहाज आके उनके न्यूयॉर्क में जाके अटैक किया, पेंटागन के ऊपर अटैक किया। तो हम अगर बोल दे कि हाँ 100% सिक्योर है, वो हम बोल नहीं सकते कभी भी। कोई दुनिया में
इतिहास में कभी ऐसे सिचुएशन नहीं है कि 100% सिक्योर्ड है, या ये कोई ऐसे नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। हाउ प्रिपेयर्ड आर वी का सवाल हम दे सकते हैं, हाउ प्रिपेयर्ड आर वी टू फेस एनी चैलेंज। आई थिंक वहाँ पे हमारा जवाब है कि वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड वेल इक्विप्ड एंड वेल, एंड आई थिंक प्रिपरेशन में जो है ट्रेनिंग, मैन पावर एंड उनका जो इक्विपमेंट है में काफ़ी अहमियत है। एंड आई थिंक टू टैकल एनी थ्रेट, आई थिंक हमारे मैन पावर है, वेपन्स है, ट्रेनिंग है, और हम उस डायमेंशन में, आई थिंक दैट विल बी द करेक्ट वे टू से वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस एनी थ्रेट। सो दैट इज अ बेटर आंसर टू से दैट कितने सुरक्षित है बोलने में। वी कांट इमेजिन, अगर एक अक्टूबर 7 जैसे आप देखे होंगे कि उन्होंने जिस तरीके से इसराइल के अंदर हमला किया, उनके पास आयरन डोम है, आयरन डोम किसी भी इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मगर सबसे बड़ा मैसेकर आफ्टर होलोकास्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अक्टूबर 7 को हमने देखा था। तो एंड सिमिलरली जो बॉर्डर्स में हो रहे हैं, तो बट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दोस कॉन्टिजेंसीज इज द आंसर फॉर एनी कॉन्टिजेंसी, एंड दैट इज द की। हमारे अभी हर जगह वोलेटाइल बॉर्डर्स है, बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, एंड तो being prepared for that is the key, and I think हम 100% prepared है। सी अग्निवीर एक जरूर अपॉर्चुनिटी था, बिकॉज आप देख रहे होंगे कि जो आने वाला लड़ाई है, जो हम लोगों ने लड़ा है, या 71 में लड़ा गया था, या 47 48 में हुआ, उसके अगर आप देखेंगे आज का फ्यूचर वॉरफेयर एक अलग तरह का वॉरफेयर होगा उसमें। और कई लोग हैं जो चाहते हैं कि आर्मी में काम करें, एंड अभी आप एक नया टूर ऑफ ड्यूटी भी आ रहे हैं जिसमें सिविलियंस आके ऑफिसर का रोल निभा सकते हैं। इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज एक बार हम आर्मी में घुस गए तो हमें पूरे ज़िंदगी उसी में निभाना पड़ता था। अभी जो है, अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, जो हमने देखा है कि ये सिक्योरिटी में ये प्रॉब्लम है, आप देखिए दुनिया में जहाँ पे भी, कोई अमेरिका में देखिए या इसराइल में देखिए, जो टेक्नोलॉजी का सोल्यूशंस है उसमें हमेशा कोई एक्स सर्विसमैन का हाथ होगा। जेट प्लेन जिसको डिज़ाइन किया था, एक एयरफोर्स का कॉर्पोरल था, आप समझ रहे हो। तो जो है एक्सपीरियंस, जो है मिलिट्री एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड उनको पकड़ के भैया आप हमारे कैद हैं, अभी आप पूरा ज़िंदगी आप आर्मी में ही रहिए, बोलना गलत है। ये युवाओं को चांस देना, पहले बात देश सेवा करने के, और ये जो ट्रेनिंग और डिसिप्लिन जो मिलता है फौज में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अग्निवीर जैसा स्कीम जो ऑफिसर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, अग्निवीर जैसा स्कीम अभी आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, यहाँ पे आए एक्सपीरियंस, और फिर कॉर्पोरेट में जो बिजनेसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, जो इनोवेटर्स हैं, उसमें जाए, और उससे काफ़ी जो पूल मिलेगा आपको, जो एक डिसिप्लिन पूल, वेल ट्रेन, मोटिवेटेड, पैट्रियोटिक, जो जानते हैं, जो अभी क्या होता है कि लोग आते हैं वो तो कभी जानते भी नहीं है कि क्या किस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं। कोई और हमारा इरादा है, कुछ और डिलीवरी हो रहा है। आपने वो कार्टून देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर को बताया गया क्या था हमारा प्लान और क्या डिलीवर किया गया ना, देयर इज अ कार्टून। तो उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। मगर ऐसे अगर जैसे इसराइल और अमेरिका और अदर कंट्रीज में जो एक्सपीरियंस वेटरन्स को बाहर जाके जो मौका मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक अग्निवीर जैसे स्कीम को सही टैलेंट पूल से निकालना चाहिए। अगर हमें थोड़ा सा कैलिब्रेट करना है, जो टैलेंट है, जो हम चाहते हैं 21st सेंचुरी के वॉरफेयर के लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप जानते हैं कि जो आजकल ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है, या यूएवीज का इस्तेमाल होकर टारगेट्स को लिया जा रहा है, वो मस्कुलर स्ट्रेंथ से नहीं है, दिमाग के स्ट्रेंथ से, जो इंटरप्रेट करता है कि हाँ ये गाड़ी यहाँ से निकला हुआ है, इसको ट्रैक करना हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठ के या इसराइल में बैठ के वो कैलकुलेट करते हैं कि हाँ ये गाड़ी निकला है, ये गाड़ी है। अब अभी उसका वो इंटेलिजेंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन को पढ़ के प्रोसेस करके फिर उसको अटैक करना। वो एक डिफरेंट लेवल का कैलिबर होता है जो इंफॉर्मेशन एज में होगा। तो उसके लिए तैयारी के लिए अग्निवीर जैसा मॉडल होना बहुत जरूरी है। उससे क्या है, आप इसको डिलीवर भी करेंगे, जो हमें गैप्स दिखते हैं, जो आदमी होते हैं ना, हर आदमी को आइंस्टाइन होना जरूरी नहीं है, मगर एक मिल जाए उनमें से उससे काफी फर्क पड़ेगा, एक आदमी से काफी चेंज आएगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लार्जर पॉपुलेशन को दिया जा रहा है, यंग पीपल को दिया जा रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसमें हर हर स्कीम में लोग गलती और नुक्स निकालने वाले बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, मगर उसका सोल्यूशन देने वाले बड़े कम होते हैं, आप देखेंगे तो। आई थिंक दिस इज अ गुड स्कीम, एंड यू इट्स कैन बी इम्प्रूव्ड, लॉट ऑफ स्कोप। कोई ये नहीं है कि जैसे 10 कमांडमेंट्स है यहूदी फेथ का कि बस इसको बदला नहीं जा सकता है, या जैसे वो नहीं है, इसको तो बदल सकते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली चेंज हुआ।
और आर्मी में मैंने पहले भी बताया था कि 1977 तक 7 इयर्स कलर सर्विस था। कलर सर्विस का इंट्रोडक्शन 1977 में हुआ, जब 15 साल +2 दिया जाता था। तो पहले भी लोगों को छोड़ा जाता था, और जो बाहर निकलते थे बिना पेंशन के निकलते थे, जो रुक जाते थे उनको पेंशन मिलता था। तो 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये स्कीम जो है। तो ये आपने देखा रिक्रूटमेंट का पैटर्न भी काफ़ी बदला है, ब्रिटिश एरा से लेके इंडियन आर्म फोर्सेस के जो हमारे टाइम में भी काफ़ी बदलाव आया है, और ये बदलते रहता है। ये तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हाँ भैया ये फाइनल पॉलिसी है, ऐसे नहीं बोल सकता है। तो इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।